पद्मिनी युवराज की आंखों में देखते हुए कहती है, वो अब तैयार है। अगर तुम उससे जीतना चाहते हो तो उसके हमला करने से पहले तुम्हें उस पर हमला करना होगा। पद्मिनी की बातों को सुनकर युवराज का चेहरा कठोर हो जाता है और वो एकटक पद्मिनी को देखने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है, हम अभी तैयार नहीं हैं। सुहानी की हालत तुम देख सकती हो। विवेक और समायरा अभी अपनी शक्तियों से खुद ही लड़ रहे हैं। हमारा सामना सिर्फ उस साये से नहीं बल्कि उसके रक्षकों से भी होगा, और सुहानी के हिसाब से उसके पास 20 से 25 रक्षक हैं और वो भी काफी ताकतवर हैं। पद्मिनी कहती है उसके पास इससे कहीं ज्यादा रक्षक हैं और उनमें से हर कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ये सुनकर युवराज और भी ज्यादा परेशान हो उठता है और पद्मिनी पर उम्मीद लगाते हुए कहता है, तुम तो होंगी ना हमारी साथ, तुम उन्हें आराम से खत्म कर सकती हो। पद्मिनी कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा है, मैं खुद को किसी और चीज के लिए तैयार कर रही हूँ। पद्मिनी की बातों को सुनकर युवराज को गुस्सा आने लगता है। वो पद्मिनी को गुस्से से घूरते हुए कहता है, तो तुम क्या कहना चाहती हो? मैं इन सबको उन दरिंदों के सामने मरने के लिए छोड़ दूं? पद्मिनी बिना किसी भाव के कहती है, युद्ध कुर्बानी मांगती है और ये लड़ाई सदियों पुरानी है। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि बिना कुछ खोए तुम लोग जीत जाओगे? युवराज निःशब्द हो जाता है। पद्मिनी की बात भी सच थी, लेकिन युवराज किसी की भी जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि अब वो क्या करे। मारीच से लड़ते हुए वो कैसे बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करे। तभी पद्मिनी उससे कहती है, 2 दिन जितनी तैयारी कर सकते हो कर लो। पद्मिनी की बात पूरी होते ही वो अपनी जगह पर ब्लर होने लगती है और कुछ ही पलों में वहां से गायब हो जाती है। पद्मिनी के जाने के बाद युवराज परेशान होकर अपने बेड पर आ जाता है। उसका दिल अब जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने निशा, विवेक, अर्नव और समायरा का चेहरा बार बार आ रहा था। शुरू से लेकर अब तक उसी ने उन सबको हर प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट किया था, लेकिन इस बार उसे लग रहा था जैसे वो ये नहीं कर पाएगा। युवराज को अर्नव से किया अपना प्रॉमिस याद आता है और वो भी और भी ज्यादा उदास हो जाता है। उसकी नजर सुहानी पर जाती है जो बेड पर आराम से सो रही थी। वो बेड पर लेट जाता है और सुहानी को अपनी बाहों में भरकर ऊपर सीलन की ओर देखने लगता है। अब युवराज की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। इतना बेचैन उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। युवराज सीलन को देख ही रहा था, तभी उसे अपने गाल पर कुछ महसूस होता है। अगले ही पल उसे समझ में आता है कि सुहानी ने उसके गाल पर किस किया हुआ है। युवराज की नजर सीलन से हटकर सुहानी पर जाती, जो बड़ी मासूमियत से उसे ही देख रही थी। युवराज सुहानी के चेहरे पर हाथ रखकर अपने अंगूठे से उसे सहलाते हुए कहता, क्या हुआ, तुम जाग क्यों गई? सुहानी युवराज से उस हाथ को पकड़कर किस कर लेती और कहती, मेरे हस्बैंड इतने परेशान हैं तो मुझे नींद कैसे आ सकती है? सुहानी की बात को सुनकर युवराज मुस्कुरा देता है, लेकिन सुहानी साफ देख सकती थी कि युवराज जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है। सुहानी युवराज के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए कहती, क्या बात है, मैंने आपको पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा। युवराज सुहानी की बात को टालते हुए कहता, नहीं मैं ठीक हूँ। सुहानी उठकर बैठ जाती है और युवराज को भी खींचकर बेड पर बिठा देती है। युवराज कहता, ये तुम क्या कर रही हो? सुहानी युवराज के पास जाती है और उसे अपनी पूरी ताकत से हक कर लेती है। शायद युवराज को इस वक्त इसी की जरूरत थी। वो भी सुहानी को इस तरह से अपनी बाहों में ले लेता है जैसे उसे गले लगाकर अपनी परेशानी भूल जाना चाहता हो। सुहानी उसी पोजीशन में कहते, आपको डर लग रहा है? युवराज अपनी आंखें बंद किए हुए कहता, हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और मैं सबको एक साथ प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। सुहानी बड़े प्यार से कहती, कौन कहता आप ऐसा नहीं कर सकते? आप युवराज सर हो, आप कुछ भी कर सकते हो। युवराज परेशान भरी आवाज में कहता है, वो सब बहुत पावरफुल हैं। तुम्हें, मुझे और पद्मिनी को उस मारीच का सामना करना होगा। विवेक और समायरा अकेले उन रक्षकों को कैसे रोक पाएंगे? और उन दोनों के साथ निशा और एसपी सिंह की सेफ्टी? मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अगर किसी को भी कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सुहानी युवराज से अलग हो जाती है और उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर बड़े प्यार से कहती है, ऐसा नहीं होगा, हम में से किसी को भी कुछ नहीं होगा। युवराज अपनी बात पर जोर देकर कहता है, तुम नहीं जानती वो सब कौन है। विवेक और समायरा को उनके सामने छोड़ना मतलब उन्हें मौत के सामने फेंक देना। सुहानी युवराज को बड़े गौर से देख रही थी। वो युवराज का चेहरा अपनी तरफ करके कहती, युवराज सर, इधर मेरी तरफ देखिए। युवराज सुहानी की आंखों में देखता। उसकी आंखें बहुत गहरी और हल्की नम थी। वो सुहानी के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता था, लेकिन आज वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सुहानी उसे बड़े प्यार से देखते हुए कहती, आपको पता है
आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है जो आप भूल रहे हैं? युवराज कुछ सोचकर कहता है, मेरे पावर्स। सुहानी जोर से ना में अपना सर हिला देती है। युवराज कंफ्यूज होकर कहता है, तो? सुहानी युवराज के सर पर अपनी 2 उंगली पॉइंट करके उसे हल्का सा पीछे धकेल कर कहती है, आपका ये छोटा सा दिमाग जो बहुत डेंजरस है। अभी आप इसलिए परेशान हो क्योंकि आप मारीच से सिर्फ अपने पावर्स की हेल्प से लड़ना चाहते हो और वो ज्यादा पावरफुल है। आपको इन सारे मैटर से खुद को डिटैच करके द ग्रेट युवराज दीवान की तरह सोचने की जरूरत है। युवराज बड़े गौर से सुहानी की सारी बातें सुन रहा था। वो आगे कहती है, आपने ही मुझे सिखाया था कि कम रिसोर्सेस में कैसे अपने गोल को अचीव किया जा सकता है और अगर अपोनेंट हमसे ज्यादा पावरफुल हो तो उसे कैसे टैकल किया जा सकता है। ये बातें आप जानते हो जो किसी भूत प्रेत के लिए समझ पाना नामुमकिन है। सुहानी की बातों को समझकर युवराज के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो एक्साइटमेंट के साथ सीरियस होकर कहता है, तो तुम कहना क्या चाहती हो? युवराज इतना ही कह पाता है, तभी सुहानी उसके होठों पर अपना हाथ रखकर कहती है, मैं कुछ नहीं कहना चाह रही थी और ना ही कुछ सोचना चाह रही हूँ। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप कौन हैं और मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ। सुहानी जानती थी कि मारीच हर वक्त उसका दिमाग पढ़ सकता है, इसीलिए उसने कुछ भी अपने दिमाग में साफ साफ नहीं सोचा था। उसने अपने दिमाग को कंफ्यूजन में रखते हुए ही युवराज को कुछ हिंट्स दे दिए जिससे युवराज भी समझ गया था। सुहानी की बातें सुनकर युवराज की आंखों में चमक और चेहरे पर भी स्माइल आ जाती। वो खुश होकर कहता, थैंक यू। सुहानी कहती, क्यों? आपको कुछ याद दिलाने के लिए? युवराज सुहानी के माथे पर एक किस करके कहता, नहीं, मेरी लाइफ में आने के लिए। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। सुहानी भी युवराज के नाक को किस करते हुए कहती, मेरा आपकी लाइफ में आना आज से 1000 साल पहले ही डिसाइड हो गया था। आप दुनिया में कहीं भी होते तो भी मैं आप तक पहुंच ही जाती। ये कहकर सुहानी जब पीछे जाने लगती है, युवराज उसे होल्ड कर लेता है। वो सुहानी के करीब जाते हुए कहता है, तुमने अभी मेरी हेल्प की, मुझे इतना अच्छा फील कराया। मुझे लगता है कि तुम्हें एक गिफ्ट मिलना चाहिए। ये कहकर युवराज सुहानी के होठों की ओर देखने लगता है। तभी अचानक सुहानी अपनी आंखें छोटी करके सस्पिशियस आवाज में कहती है, दूर हिमालय की पहाड़ी में बसे एक शहर में जब भी युवराज सुहानी के पास आने की कोशिश कर रहा होता है तो सुहानी युवराज से कहती है, युवराज सर, पीछे हट जाइए वरना समायरा आ जाएगी। सुहानी की बात को सुनकर अब युवराज को हंसी आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। युवराज को फाइनली रिलैक्स देखकर सुहानी एक चैन की सांस लेती है। कुछ देर पहले उसकी जो हालत थी वो देखकर सुहानी बहुत घबरा गई थी। युवराज हंसते हुए सुहानी को फिर से हक करके कहता, आई लव यू। सुहानी भी युवराज की पीठ सहलाते हुए कहती, आई लव यू टू युवराज सर। युवराज कहता, तुम मुझे सर कहना कब बंद करोगी? सुहानी कहती, वो सब हम बाद में देखेंगे। ये कहकर सुहानी युवराज की बाहों में अपनी आंखें बंद कर लेती और अपने मन में कहती है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन अब मेरे दिमाग में घुसने का कोई फायदा नहीं है। सुहानी ये मारीच के लिए कह रही थी। दूसरी तरफ उस गुफा के अंदर वो साया गुस्से से चीखने लगता है। सुहानी के दिमाग को पढ़कर वो हर एक बात जान गया था और जो सुहानी और युवराज के बीच हो रही थी, लेकिन उसे साफ तौर पर यह समझ नहीं आया था कि सुहानी युवराज से क्या कहने की कोशिश कर रही थी। उस साय से गुर्राती भयानक आवाज आती ही ये लड़की मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा चालाक है। ये जान गई है कि मैं इसका दिमाग पढ़ सकता हूँ, इसलिए ऐसी कोई बात सोच ही नहीं रही है जो ये मुझे पता नहीं चलने देना चाहती। सुहानी इस परेशानी में युवराज के साथ इस तरह प्यार भरी बातें करके मारीच को चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी और इस बार वो इसमें कामयाब भी हो गई थी। मारीच सुहानी के बारे में सोचकर आगे कहता है, बाकी सबको तो मैं सिर्फ मौत दूंगा लेकिन तुझे मैं मौत से भी कहीं बदतर जिंदगी दूंगा। अनंत काल तक तू मेरी गुलाम होगी और हर पल मैं तेरे शरीर और तेरी आत्मा को ऐसा दर्द दूंगा जिससे ना तो तू मर पाएगी और ना ही जी पाएगी। अगली सुबह 5 बजे जब सुहानी की नींद खुलती है तो उसे वहां युवराज दिखाई नहीं देता। सुहानी उठकर बैठ जाती है और उबासी लेने लगती है। तभी उसके रूम का दरवाजा खुल जाता है और युवराज रूम के अंदर आता है। सुहानी युवराज को देखकर शिकायत भरे अंदाज में कहती है, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि आत्मा वो मारीच है या आप पूरी रात बाहर भटकते रहते हो। ये सुनकर युवराज मुस्कुरा देता है और बेड पर आकर लेट जाता है। वो सुहानी को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुहानी युवराज को दूर करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहती है, युवराज सर मुझे जाने दीजिए,
मेरी नींद पूरी हो गई है। युवराज अपनी आंखें बंद किए हुए कहता है, लेकिन मेरी नींद पूरी नहीं हुई और मुझे ऐसे ही नींद आती है। सुहानी मुस्कुरा देती है और फिर से अपनी आंखें भी बंद कर लेती है। उसे अंदाजा हो रहा था कि युवराज अभी कुछ तो ऐसा करके आया है जिससे कुछ देर पहले उसके मन में जो बोझ था वो उतर गया है। यही वजह थी कि बेड पर लेटते ही इस बार युवराज को नींद आ जाती है। अगली सुबह निशा उछलते कूदते हुए अपने रूम से बाहर आ रही थी। वो आगे बढ़ते हुए शिकायत भरे अंदाज में खुद से कहती है, मेरी एक्साइटिंग लाइफ कितनी बोरिंग हो चुकी है। एक विवेक है जो रात भर उस दृष्टा से काला जादू सीखकर सुबह तक सोते रहता है, और दूसरी सुहानी जिससे ज्यादा बात करना मुझे अलाउड ही नहीं है क्योंकि वो पागल आत्मा उसका दिमाग पढ़ सकता है। इसके ऊपर से मैं कई दिनों से इस घर से बाहर ही नहीं निकली हूँ। कई दिनों से ना किसी की पिटाई की है, ना धमकी दी है, ना किसी को बेवकूफ बनाया है। राघव को किडनैप करने के बाद से मैंने कुछ भी एक्साइटिंग नहीं किया। हे भगवान, मुझ नादान बच्ची को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो आप। कुछ देर खामोश रहने के बाद निशा उदास होकर कहती, बेचारी सुहानी, उसकी हालत तो मुझसे भी बदतर है। हमने तो उसे बॉयकॉट ही कर दिया है। ये कहते हुए निशा सुहानी के रूम के पास पहुंच जाती है। निशा रूम को नॉक करती, अंदर से सुहानी की आवाज आती है, कम इन। ये सुनकर निशा रूम के अंदर चली जाती। वो अंदर आकर सामने जो देखती है उसे देखकर हैरान रह जाती है। सुहानी मिरर के सामने बैठी थी और उसके ड्रेसिंग टेबल पर मेकअप का सामान बिखरा हुआ था। सुहानी के सामने लगभग 1 दर्जन लिपस्टिक थे जिसे एक के बाद एक करके वो ट्राई कर रही थी। निशा ने सुहानी को पहले कभी ऐसे करते नहीं देखा था। वो नेचुरली बहुत खूबसूरत थी और ज्यादा मेकअप नहीं करती थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर हैवी मेकअप था जिसे वो बार बार मिटाकर फिर से अप्लाई कर रही थी। निशा को ये सब देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो अपना सर झटकती है और अपनी आंखें मलने लगती है और फिर से सुहानी की तरफ देखती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये सपना तो बिल्कुल ही नहीं देख रही है। निशा हड़बड़ाते हुए सुहानी के पास आती है और उसके हाथ से वो लिपस्टिक छीन लेती है जिसे सुहानी अभी लगा रही थी। सुहानी बिना कुछ रिएक्ट किए मुस्कुराते हुए निशा से कहती, क्या हुआ निशा, तूने मुझसे लिपस्टिक क्यों ले लिया? क्या ये अच्छा नहीं है? रुक, मैं दूसरा ट्राई करती हूँ। ये कहकर सुहानी दूसरा लिपस्टिक उठाकर अपने होठे पर अप्लाई करने लगती है। वो पाउडर बनाकर खुद को मिरर में बड़े प्यार से देख रही थी और उसने निशा को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। निशा फिर से सुहानी के हाथ से वो लिपस्टिक छीन कर कहती, सुहानी, ये तुझे क्या हो गया है? तो इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है? सुहानी अनजान बनकर कहती, मैं क्या कर रही हूँ, खैर मुझे मेरी लिपस्टिक दे। ये कहकर सुहानी निशा से वो लिपस्टिक ले लेती है। निशा परेशान होकर सुहानी को देखते हुए अपने कदम पीछे लेने लगती है। कुछ दूर जाकर वो रुक जाती है और रोनी सी शक्ल बनाकर खुद से कहती है, एक तो विवेक कुछ दिनों से अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा, अब मेरी बेस्ट फ्रेंड भी पागल हो चुकी है। मैं अकेली समझदार इंसान इन दोनों को कैसे संभालूंगी। निशा ये सब बड़बड़ा ही रही थी, तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और युवराज रूम में आता है। बाहर आकर उसकी नजर निशा पर जाती है जो लगभग रोते हुए सुहानी को देख रही थी और उसी में खो गई थी। युवराज निशा के पास जाकर कहता, क्या हुआ? अचानक से किसी की आवाज सुनकर निशा डर जाती और फौरन उस आवाज की तरफ देखती है। उसके पास युवराज खड़ा उसे ही देख रहा था। निशा दुखी होकर कहती, युवराज सर, इतने सारे लोगों ने सुहानी के दिमाग के साथ खेला है कि अब मेरी बेस्ट फ्रेंड पागल हो गई है। देखिए कैसी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। युवराज नाम में अपना सर हिलाकर कुछ कहने ही वाला होता, तभी निशा अपनी आंखें छोटी करके युवराज को देखती है और उसकी एक उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने ही हम सबको हाउस अरेस्ट किया हुआ है। बेचारी सुहानी बाहर नहीं जा पा रही और देखिए ये क्या हो गया। युवराज निशा को समझाने की कोशिश करते हुए कहता, लिसन, सुहानी को कुछ नहीं हुआ है। निशा चिढ़कर कहती है, कैसे कुछ नहीं हुआ है? आप उसकी हरकत नहीं देख रहे हैं क्या? मेरी बेस्ट फ्रेंड पागल हो चुकी है। युवराज एक गहरी सांस लेकर कहता, ये पागल नहीं हुई है, किसी और को पागल बना रही है। निशा अब कंफ्यूज होकर कहती, क्या मतलब? युवराज जवाब देता है, वो साया हर वक्त सुहानी के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और हर वक्त उसके दिमाग पर नजर रख रहा है जिससे उसे हमारे स्टेप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और ये मैडम ये सब करके उसे चिढ़ा रही हैं। युवराज का जवाब सुनकर निशा के चेहरे की परेशानी गायब हो जाती है और वो खुश होकर कहती है, इसका मतलब वो साया सुहानी से हमारा प्लान जानने की कोशिश कर रहा है और उसे सिर्फ लिपस्टिक के शेड्स और मेकअप के बारे में पता चल रहा है।
युवराज बिना कुछ कहे सुहानी की तरफ देखने लगता, ये जानकर कि सुहानी सच में पागल नहीं हुई है। निशा खुश होकर सुहानी के पास जाती और पीछे से उसके गाल में किस करते हुए कहती, थैंक गॉड, तो बिल्कुल ठीक है, मेरी तो जान ही निकलती जा रही थी। सुहानी अपनी हंसी छुपाते हुए निशा के सामने लिपस्टिक लाकर कहती है, ये कैसा है, क्या मैं इसे तुझ पर अप्लाई करूं? निशा अपने कदम पीछे लेकर कहती, नहीं, इसे तू ही लगा और अगर मेकअप कम पड़े तो मुझे बता देना, मैं और ला दूंगी। ये कहकर निशा उछलते हुए रूम से बाहर चली जाती है। युवराज निशा के जाने के बाद खुद से कहता है, मुझे इन तीनों को उस साये के सामने ले जाकर खड़ा कर देना चाहिए। वो मरे गया या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन पागल जरूर हो जाएगा। ये कहकर युवराज सुहानी को देखता है। उसे सच में सुहानी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। काफी दिनों से वो सुहानी से खुलकर बात भी नहीं कर पा रहा था और सुहानी बिना कोई कंप्लेन किए बस सब कुछ आराम से टॉलरेट कर रही थी। युवराज सुहानी के पास जाता, उसे पीछे से हक करके मिरर में उसे देखते हुए कहता, आई एम सॉरी। सुहानी भी मिरर से युवराज को देखते हुए कहती है, आप आई लव यू कहते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। ये सुनकर युवराज सुहानी का चेहरा अपनी तरफ करके उसे गले से लगा लेता और कहता है, आई प्रॉमिस, मैं बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा। सुहानी युवराज की मौजूदगी महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद करके कहती है, मुझे पता है। इधर अर्नव, समायरा, विवेक और निशा स्टडी रूम में बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे। तभी वहां युवराज आकर बैठ जाता है। सभी उत्सुकता से युवराज की ओर देखने लगते हैं। युवराज बड़ी संजीदगी के साथ कहता, हमें परसों अपने काम को अंजाम देना होगा। युवराज के ऐसा कहने पर सभी चौंक जाते हैं। समायरा फौरन कहती, हम अभी तैयार नहीं हैं। विवेक भी समायरा की बात से सहमत होकर कहता, हाँ युवराज सर, हम अभी उनसे नहीं लड़ सकते। युवराज उनकी प्रॉब्लम अच्छे से समझ रहा था, लेकिन अब उसके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था। वो उन सबको समझाते हुए कहता है, पद्मिनी ने कहा है कि उससे पहले हमें उस पर अटैक करना होगा और उसके हिसाब से अब वो वक्त आ गया है। युवराज की बात पूरी होते ही वहां सन्नाटा छा जाता है। अब सभी के माथे पर परेशानी की लकीरें साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। कुछ देर के बाद समायरा उस खामोशी को तोड़ते हुए कहती, ठीक है, अगर ये जरूरी है तो हम परसों ही जाएंगे। निशा भी समायरा से सहमत होकर कहती, हाँ, पद्मिनी ने कहा है तो कुछ सोच समझकर ही कहा होगा, हमें परसों ही वहां जाना चाहिए। युवराज निशा की तरफ देखते हुए कहता है, तुम और एसपी सिंह हमारे साथ नहीं जाओगे। युवराज की बात सुनते ही निशा और अर्नब अपनी जगह से उठकर एक साथ कहते हैं, क्यों? समायरा उन्हें जवाब देते हुए कहती, वहां बहुत खतरा है, तुम दोनों का वहां जाना सही नहीं है, वैसे भी तुम्हारा वहां कोई काम नहीं है। इस पर अर्नब समायरा पर गुस्सा करते हुए कहता, क्यों? हमारे पास तुम लोगों की तरह सुपर पावर्स नहीं है तो हम तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। निशा भी अब इरिटेट होकर कहती है, आज से 3 साल पहले भी मेरे पास कोई पावर्स नहीं थी, लेकिन उस रात अगर मैं आप लोगों के साथ नहीं जाती तो आज वो मारीच अपनी साधना पूरी करके आपके सर पर तांडव नृत्य कर रहा होता और आप लोग उससे लड़ने की हालत में भी नहीं होते। निशा का जवाब सुनकर सब खामोश रह जाते हैं। वो बिल्कुल सही कह रही थी। वही एकमात्र ऐसी वजह थी जिससे कि मारीच अपनी साधना पूरी नहीं कर पाया था। तभी निशा की नजर अर्नब पर जाती, जो उसे अजीब तरह से देख रहा था। अर्नब के मन की बात को समझकर निशा विवेक पर उंगली पॉइंट करते हुए कहते, और तुम बहुत उड़ रहे हो ना अपने पावर्स की वजह से। एक बात अच्छे से याद रखना, उस रात अर्नब सर ने भैरवनाथ को घायल किया था। तुमने उनके घायल होने के बाद ही उस पर कटार से हमला किया था। अगर उस रात अर्नब सर नहीं होते ना तो भैरवनाथ में कच्चा खा जाता। निशा की बात सुनकर अर्नब भी अब रिलैक्स हो जाता है। विवेक अपना बचाव करते हुए कहता है, हम तो बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए ऐसा कह रहे थे। निशा कहते, हमारी सेफ्टी हम देख लेंगे, लेकिन हम दोनों भी वहां जाएंगे जरूर। ये कहकर निशा अर्नब के पास जाती है और उसके हाथ में अपना हाथ डालकर खड़ी हो जाती है। अर्नब भी निशा से सहमत होकर कहता, हाँ, मैं भी आप लोगों को हमारे बिना वहां नहीं जाने दूंगा। युवराज कुछ सोचकर कहता, ठीक है, आप दोनों भी हमारे साथ चल सकते हैं। अर्नब और निशा भी खुश हो जाते हैं। समायरा को युवराज का ये फैसला सही नहीं लगता, लेकिन वो भी कुछ नहीं कहती। समायरा अच्छे से जानती थी कि निशा और अर्नब उसकी बातों को नहीं मानने वाले हैं। समायरा युवराज से कहती, तो क्या प्लान है? सब युवराज को सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। युवराज कहता, मैं और सुहानी मिलकर ही उसे खत्म कर सकते हैं, इसीलिए हमें विसिंग वेल के अंदर जाना होगा। समायरा कहती, तो ठीक है, तुम दोनों सिंघानिया मेंशन के उस रास्ते से विसिंग वेल के अंदर जाओगे। मैं और विवेक उन रक्षकों को तुमसे दूर रखेंगे।
निशा फौरन कहती है, और हम क्या करेंगे? अर्नब की आंखों में भी यही सवाल था। युवराज कुछ सोचकर कहता है, 1000 साल पहले मारीच ने अपनी साधना करते हुए अपना शरीर छोड़ दिया था। उसका कंकाल अभी भी विशिंग वेल के अंदर है। जैसे मृदुला को खत्म करने के लिए हमने उसकी अस्थियां डिस्ट्रॉय की थी, बिल्कुल उसी तरह से हमें मारीच के कंकाल को भी डिस्ट्रॉय करना होगा। तुम और एसपी सिंह विशिंग वेल के अंदर उसके कंकाल को ढूंढोगे, और जैसे ही वो मिलता है आप लोग उसे हमारे पास लेकर आओगे। निशा अपना टास्क मिलने पर खुश हो जाती है और अर्नब सिर्फ हाँ में अपना सर हिला देता है। विवेक कंफ्यूज होकर कहता है, लेकिन युवराज सर, आप उसे मारोगे कैसे? युवराज कुछ सोचते हुए कहता है, एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता, शायद ये सुहानी जानती है। हो सकता है हमेशा की तरह वक्त आने पर उसे कुछ याद आ जाए। रात हो चुकी थी। विवेक और समायरा जंगल के बीच दृष्टा के सामने बैठे थे। विवेक हमेशा की तरह दृष्टा से डरा हुआ लग रहा था और समायरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस थी। दृष्टा विवेक को देखते हुए कहती, मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन इसके बाद तू ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएगा। इस बार वो लड़की भी तुझे बचा नहीं पाएगी। दृष्टा सुहाने की बात कर रही थी। दृष्टा की बातें सुनकर समायरा और विवेक की आंखों में डर साफ दिखने लगता है। अगले ही पल विवेक खुद को संभालते हुए कहता है, मुझे मंजूर है, आप अपना काम पूरा कीजिए। समायरा विवेक को डांटते हुए कहती, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा दृष्टा ने अभी अभी क्या कहा? तुम मर जाओगे और इस बार सुहानी भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। एक साथ इतनी काली शक्तियों को जागृत करना बहुत खतरनाक है। विवेक मजबूती के साथ कहता, समायरा, हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं तो मरूंगा ही, बाकी लोगों को भी नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो शायद उन रक्षकों को कुछ देर और रोक पाऊंगा। समायरा विवेक को रोकने के लिए आगे कुछ कहने ही वाली होती, तभी विवेक उसे बीच में टोकते हुए कहता है, बहस करने के लिए अब हमारे पास वक्त नहीं बचा है। हमारी किस्मत हमें यहाँ लेकर आई है और अब मैं अपनी जिंदगी अपने किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहता हूँ। समायरा के पास विवेक की बातों का कोई जवाब नहीं था। दृष्टा भी हैरान होकर विवेक को ही देख रही थी। अब तक उसे विवेक एक डरपोक लड़का लग रहा था, जिसके पास गलती से भैरवनाथ की शक्तियां आ गई थी। दृष्टा हमेशा से उसकी आंखों में अपना खौफ देखती आ रही थी, लेकिन आज उसे ये जानकर आश्चर्य हो रहा था कि उस लड़के को अपनी मौत का डर ही नहीं है। विवेक दृष्टा से फिर से कहता, दृष्टा जी, आप प्लीज शुरू कीजिए। दृष्टा बिना कुछ कहे वो क्रिया शुरू कर देती है और समायरा परेशान होकर एक बार विवेक को तो एक बार दृष्टा को देखने लगती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें